हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी पॉलिटी के क्वेश्चन। ये लगभग 80 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो कि सीजीएल 2024 के पॉलिटी वाले सेक्शन में पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या फिर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल में कहा गया है आर्टिकल 257। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 257। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है हमसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें एक कथन है ये कि ये न्योचित प्रकृति के होते हैं। जैसे कि अगर आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसी के द्वारा हानि पहुंचाया जा रहा है तो आप इसे लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। तो यही जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये नहीं आता। जैसे कि बाकी सारे आर्टिकल होते हैं जिसका आपका अगर खनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसी कोई चीज़ें खराब सी होती हैं तो आप इसे लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते, मतलब कि आप इसे लेके न्यायालय नहीं जा सकते। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 देश से संबंधित है। तो इसमें आपसे बताया गया है कि जो 77 है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार के कारोबार के संचालन से ये संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये कहता है कौन सा आर्टिकल हमारा? आर्टिकल 28। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 25 से लेकर 28 तक हमारे धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल है। और उसी में आर्टिकल 28 मतलब कि आर्टिकल 28 कहता है कि आप कोई भी राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अपनी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। आप अपने धर्म के बारे में उस जगहों पे नहीं बता सकते। जो चीज़ जो स्कूल राज्य द्वारा या फिर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आप वहाँ पर धार्मिक शिक्षा अपनी नहीं लगा सकते, मतलब कि धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये आर्टिकल 28 कहता है। आगे बढ़ते हैं और 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की। तो भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कहाँ पर मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो आर्टिकल 51 ए में ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल के 2024 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को ज़रूर याद करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आर्टिकल 224 का दूसरा, मतलब कि आर्टिकल 124 का पार्ट 2। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा भारत देश का, उसके पास ये शक्ति होगी कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सके। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और किस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे? तो आर्टिकल 124 के पार्ट 2 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की गणनात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की गणनात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है? तो इसमें आपसे बताया गया है कि कौन सा विकल्प जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। तो संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग माना जाता है। 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब सेलिब्रेट करता है भारत अपना? तो ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट करता है संविधान दिवस। आगे बढ़ते हैं और 12वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि है
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संशोधन प्रक्रिया में ये विविधता बुद्धिमानी है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो ये चीज़ किसने कही है? तो ये चीज़ कहा है केसी वेरे ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये चीज़ किसने कही? केसी वेरे ने कही है। क्या कही है? कि संशोधन प्रक्रिया में विविधता बुद्धिमानी है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो केसी वेरे ने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो ये आर्टिकल 57 में कहता है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। ये आर्टिकल 57 में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो ये किसने किया था? ब्रिटेन के संविधान ने। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित होकर भारत ने अपना कानून बनाने की प्रक्रिया को चालू किया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 166 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आर्टिकल 166 में राज्य सरकार के कामकाज से संचालन से संबंधित है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन-सा है? तो आर्टिकल 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल जो है 63 वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। वाइस प्रेज़िडेंट से ये आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 63। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण के बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? तो ये आर्टिकल 38 कहता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, आर्टिकल 38 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आयरलैंड से कौन-सी विशेषता ली गई है संविधान से? तो ये राज्य के नीति निर्देशक, जिसे हम डीपीएसबीपी कहते हैं, वो लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। तो संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, संविधान की एक नई विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो ये अनुच्छेद 165 में कहा गया है। 165 में कहा गया है कि अगर किसी को, राज्य सरकार को अगर सलाह चाहिए तो उसे महाधिवक्ता सलाह दे सकता है। ये आर्टिकल 165 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो ये आर्टिकल 80 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 को भारतीय संविधान में संशोधित संशोधन अधिनियम के माध्यम में शामिल किया गया है। तो ये किस में शामिल किया गया है? तो 42वें अमेंडमेंट में, मतलब कि 42वें संवैधानिक संशोधन में इस चीज़ को शामिल किया गया है। जो भाग संविधान का भाग 4A है, उसे कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता मतलब कि आप एक ही देश में रहकर, मतलब भारत देश में रह के किसी और देश के निवासी नहीं रह सकते। तो ये दोहरी नागरिकता भारत में नहीं चलती। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है कि आप अमेरिका के भी निवासी हो सकते हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी निवासी हो सकते हैं। पर भारत में इस तरह की कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत के ही निवासी माने जाएँगे। अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली है, तो आप भारत के ही नागरिक माने जाएँगे। अगर आपको दूसरे देश की नागरिकता लेनी है, तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो भारत में एकल नागरिकता वाला प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है? तो किसने किया था 1989 में? पीके गुन्सन समिति ने किया था। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। पीके गुन्सन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक डैश संबंधित है?
तो ये 245 से 255 अनुच्छेद किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधेयक संबंधी से संबंधित है ये। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आर्टिकल 245 से 255 किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 356 तो आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 356। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या फिर सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तिगत लोग रहते हैं, मतलब गाँव के जो छोटे-मोटे लोग हैं, वो अपना खुद का उद्योग, कुटीर उद्योग कर सकते हैं, हम उनको बढ़ावा देंगे और हम उनको पैसों की भी हेल्प करेंगे। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 43 में है, अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन-सा है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? तो ये आर्टिकल 20 और 21 है, जो कभी भी निलंबित या फिर निरस्त नहीं किए जा सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपातकाल आता है, तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन-सा अनुच्छेद है, कौन-सा आर्टिकल है, जो कभी भी निलंबित नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। तो इसमें आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 5 जो कि आर्टिकल 52 से 78 किससे संबंधित है? तो ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संघ की कार्यपालिका से संबंधित है कौन? भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन-सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो संविधान का कौन-सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 तो भाग 9 जो है संविधान का ऐसा भाग है जो पंचायतों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किस तरह से रिलेटेड है? तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट तो इस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि इंडिया जो है सभी स्टेट्स को मिलाकर इंडिया बना हुआ है। तो यही अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी स्टेट्स का यूनियन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उच्च न्यायालय से मतलब कि हाई कोर्ट से ये संबंधित है। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछे जा रहे हैं कि भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से मतलब हाई कोर्ट से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो संविधान के भाग 4 में ये जोड़ा गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन-सा है? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकारों को स रिलेटेड कौन-सा जो कथन है वो गलत हो जाएगा? ये मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है ब्रिटेन के अधिकार से नहीं लिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार से संबंधित है कौन-सा देश? तो ये हो जाएगा हमारा यूएसए। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। तो आपका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही शक्तियों से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 79 से 122 रिलेटेड है, जो कि संसद और उसकी कार्यवाही शक्तियों को बताता है। आर्टिकल 79 से 122 आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये भाग 15 हो जाएगा जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का वो कौन-सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 48 का ए पार्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 48 का ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता हुआ पाया जाता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा?
तो आर्टिकल 24 का उल्लंघन होगा, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा बड़े से कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं किया जाए, मतलब कि काम नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 24 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी जो बच्चा है, वो किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का गठन कैसे हुआ, फिर 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर का परिषद का गठन कब हुआ, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था गुड एंड सर्विस टैक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करेगा कि समुदाय में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। तो अनुच्छेद 39 के बी पार्ट में कहा गया है। तो आर्टिकल 39 बी में ये चीज कब बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन कहा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन करा गया है, जिसे हम डीपीएसबी भी कहते हैं। तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसबी के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है भाग 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो भाग 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो ये है भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जो है जातियां और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किस बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 46 में ये चीज कहा गया है, जो SC ST और उससे कमजोर कम्युनिटी है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 46 इस बारे में बात की गई है। आगे आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत संघ में और संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाएं हेतु नियुक्तियों की परीक्षा आयोजित कराता है। तो यूपीएससी किस आर्टिकल में है? 320 आर्टिकल में है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। यूपीएससी का एक संवैधानिक निकाय है जो कि संघ और सेवाओं और राज्य की सेवाएं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कराती है। तो आर्टिकल 320 में यूपीएससी का बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता के से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 226। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान ही प्रावधान रखता है कि अगर आपका रिट किसी भी तरह से जो हानि पहुंचती है तो आप डायरेक्टली 226 अनुच्छेद के अनुसार हाई कोर्ट जा सकेंगे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। बताया गया है रिट अधिकार का से संबंधित है कि कितने प्रकार के रिट है, और अगर आपके रिट का किसी भी तरह से हनन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है और मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो 51A का के वाला पार्ट ये लागू होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने की बजाय अगर वो काम करने की जगह पे ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो 51A का के पार्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का गठन करता है? तो ये आर्टिकल 80 हो जाएगा। तो 80 जो है वो राज्यसभा का गठन करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड है और लोकसभा से रिलेटेड है 81। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे कि राज्यसभा से रिलेटेड है आर्टिकल 80 और लोकसभा से रिलेटेड है आर्टिकल 81। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश से महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो 123 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति किसी को भी अध्यादेश दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी में ये देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को कौन-सा अनुच्छेद लागू होता है? अनुच्छेद 51 का ए पार्ट ये लागू होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाएँगे कि मौलिक कर्तव्य में जितने भी अनुच्छेद हैं, वो आप उसके सब पार्ट भी पढ़ के जाएँगे। इससे आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टी में आप देख रहे हैं कि भारत का ध्वज गलत तरीके से रखा गया है, तो किस अनुच्छेद में आप इस चीज़ को रखेंगे? तो आर्टिकल 51 के ए पार्ट में हम इसे रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो आर्टिकल 54 जो है, वो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के निर्वाचन से इलेक्शन सिलेक्शन से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन-सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 54 इस चीज़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज में एक दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप कौन-सा मौलिक जो कर्तव्य लागू होता है? तो सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना कि मतलब अच्छे से रहे और भाईचारे से मिल के रहे और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। इस तरह के मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसे 148 में रखा गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो आर्टिकल 148 में इसके बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य में विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो पहली अनुसूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल संसद की किसी भी सदन या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? वो किराए एवं भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो ये राष्ट्रपति बनने के लिए एक शर्त नहीं है। 60 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, तो हमारा 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो पूरे दिन की चर्चा, तो पूरे दिन की चर्चा जो है, वो संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं मानी जाती। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो विधान परिषद के रूप में इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कितने शामिल होते हैं? 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ डैश के द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री था? तो भारत का कौन-सा सबसे कम टाइम पीरियड के लिए प्रधानमंत्री बना? तो गुलज़ारी लाल नंदा। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, गुलज़ारी लाल नंदा जो है, भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई है 1950 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो किस ईयर में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई? 1950 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है या फिर 65 आयु वर्ष तक की होता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उसकी आयु 65 ईयर्स की हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया है कि ये जिस संगठन से रिलेटेड होता है उसे भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग से रिलेटेड करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है और उसी की अनुमति से धन विधेयक पेश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। तो ये किसी भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा देनी पड़ेगी। ये मौलिक कर्तव्य का हमारे पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता? तो जिला अधिकारी। जिला अधिकारी जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का सदस्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एक विद्यार्थी जो है वो स्कूल के असाइनमेंट उसको मिला है कि वो घर पर खाद किस तरह से बना सकता है। तो ये किस तरह का मौलिक कर्तव्य है? ये प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धना करना है। मतलब कि पर्यावरण को बचाने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप कौन-सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दुर्लभ और लुप्तप्रायुक्त प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, दुर्लभ और लुप्तप्रायुक्त प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना, यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति में कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की गई है? तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति के द्वारा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो धारा 5। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप चाहे फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये कहीं भी अचानक से क्वेश्चन आ जाता है जिसका पॉलिटी से कोई रिलेटेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि कौन-सा कथन ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसे निजी और व्यापारिक है। तो ये चीज़ जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आती। तो ये चीज़ क्या है, पूरी तरह गलत हो जाएगी कि ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए ये निजी और व्यापार का है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो, तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन-सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये प्रोहिबिशन रिट जो है वो जारी होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा कि जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो, तो किसी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन-सा रिट जारी किया जा सकता है? प्रोहिबिशन का रिट जारी कर सकता है। मतलब कि उस अदालत को वो प्रोहिबिशन कर सकता है कि आप अपना फैसला बदल दीजिए, हम इस फैसले को रोक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और 80 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या डैश से कम नहीं होनी चाहिए, तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री होते हैं उनके साथ में उनकी संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 81 क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है, तो कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पे अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जैसे कि यूपी का राज्यपाल तो गणतंत्र दिवस वाले दिन राजधानी में, मतलब कि यूपी की राजधानी लखनऊ में वो झंडा फहराएगा कौन? यूपी का राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, 82 क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश से हुई? तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूएसए से हुई। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूएसए से हुई। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन माना जाता है? तो ये महाधिवक्ता माना जाता है।
तो ये था हमारा दोस्तों कंप्लीट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम्स में भी पूछने की पूरी संभावना है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।